My grandmother, like everybody's grandmother, is an old woman. She had been old and looked that old for almost 20 years that I had known her. 20 साल से जो मैं उनको जानता था वो वैसे ही दिखती थी, सतत रूप से. People said that she had once been very young and pretty. किसी समय, once मैंने किसी समय, वह बहुत यंग थी, जवान दिखती थी और सुंदर दिखती थी, ऐसा लोगों का कहना था. She also had a husband and children too. That is something I can't believe. उनके हस्बैंड भी थे और उनके बच्चे भी थे, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता. कारण क्या कि जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट which was kept on a mantel piece. ये क्या होता है? जिसमें आग जलाते हैं घर के अंदर ठंड से बचने के लिए, वो आग जलाने का जो चौखट होता है उसके ऊपर जो फ़ोटो रखी थी वे मेरे ग्रैंडफादर की थी. एंड दैट पीस इन द ड्राइंग रूम had my grandfather wearing a big turban around, had a very flowery beard, long, which covered the whole of chest. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100-year-old. उस फोटो में वे लगभग 100 वर्ष के वृद्ध दिख रहे थे. टर्बन पहना हुआ था उन्हें और उसके साथ ही he did not look the sort of person who would have a wife. यानी वाइफ को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके हस्बैंड या बच्चे रहे होंगे. और यहाँ इस पिक्चर को देखकर, इस पोर्ट्रेट को देखकर जो मेटल पीस के ऊपर रखा था उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि इनकी पत्नी रही होंगी और who would have a wife और बच्चे रहे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मानो उनके बहुत सारे बच्चे थे, एक कुनबा था बच्चों का. And as for my grandmother, she was pretty and she was young. तो लेखक का कहना है, लेखक से मेरा अर्थ है ग्रैंड मदर के ग्रैंड चाइल्ड का कहना है कि जो अपनी माँ के बारे में और दादी के बारे में जो वर्णन कर रहा है उसका कहना है कि कुछ भी बोलो, मेरी माँ यंग थी, सुंदर थी और अच्छी दिखती थी. She was young and pretty. The thought was almost revolting. देखिए, the thought was almost revolting. Revolt करना मतलब विरोध करना. So the grandson says कि ये जो सोचना कि मेरी माँ सुंदर रही होगी, जवान रही होगी, कैसी सुंदर दिखती होगी, ये मेरे गले नहीं उतर रहा था. बड़ा अजीब लग रहा था, एक रिवोल्टिंग लग रहा था, एक विरोधाभास लग रहा था. She often told us of the times when she used to play games as a child. वो उस समय की बात करती थी जब हमारे साथ वो खेल कूद करती थी. और ये भी क्वाइट एब्सर्ड, एक अजूबा, एक अजीब सा लगता था कि मेरी माँ खेलती थी और अनडिग्निफाइड भी लगता था, थोड़ा सा असभ्यता भी लगती थी ऑन हर पार्ट, दैट वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस. प्रॉफिट का अर्थ क्या है? प्रॉफिट यानी मुस्लिम समाज के जो मुखिया, पैगंबर. प्रॉफिट यानी पैगंबर. तो ग्रैंड चाइल्ड का कहना है कि ये सब बातों से ऐसा लगता था कि माँ मानो हमें प्रॉफिट की कहानियाँ सुना रही हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of mother, how she looked and how the grandson felt like about his grandmother. She had always been short and fat and slightly bent. Bent means drooping shoulder, थोड़ी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles. Wrinkles means झुर्रियाँ. Crisscross means
जैसे हाथ में आपकी जो लकीरें रहती हैं क्रिस क्रॉस रहती हैं, कोई दिशा नहीं होती, उसी प्रकार माँ के चेहरे की जो झुर्रियाँ थी वे भी क्रिस क्रॉस थी और उसमें पूरे रिंकल्स लगे हुए थे। ये रिंकल्स जो थे एक चेहरे के एक भाग से चेहरे के दूसरे भाग तक थे, और साथ ही नो वी वर सर्टन दैट शी ऑलवेज वी हैड समवन गुड। तो ये तय था कि एक वृद्ध महिला थी, जैसा हमने उन्हें जाना है वो वैसी ही रही होंगी, जैसा हमने जाना है से अर्थ एज वी हैड नोन हर। 20 साल से मैं जैसा देख रहा था, मैं अपनी दादी को मानता था कि पहले भी वैसी दिखती रही, क्योंकि 20 साल से तो वो वैसी दिख रही थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बुरी तरह वो वृद्ध दिखती थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि मैं नहीं मानता कि उससे भी ज़्यादा वृद्ध हो सकती थी। और जैसा मैंने कहा कि मेरी ग्रैंड मदर 20 साल से तो वैसे ही दिखती थी। शी स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। ग्रैंडसन का कहना है कि मेरी माँ कभी सुंदर नहीं रही होगी, या मेरी माँ कभी सुंदर तो रही होगी लेकिन मेरी माँ कभी प्रेटी नहीं रही होगी, प्यारी नहीं रही होगी, लवेबल नहीं रही होगी। शी माइट हैव बीन ब्यूटिफुल। She hobbled about the house in a spotless साड़ी। एक सफ़ेद शुभ्र साड़ी पहन के वो हमेशा अपने घर में यहाँ वहाँ चलती रहती थी, घूमती रहती थी, और उनके एक हाथ में रोजरी की माला रहती थी, जिसे हम कहते हैं ना मनका। She was spotless साड़ी with one hand on resting on her waist। कमर पे उनका हाथ रहता था और टू बैलेंस, और उसका कारण क्या था? कमर पे हाथ रखे वो अपने को बैलेंस करती थी, क्योंकि झुकी रहती थी, और झुकने से जो बैलेंस गड़बड़ाए ना, इसलिए एक हाथ को कमर पे और दूसरी हाथ में मनका। टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी मतलब मनके की माला, जो अपन हिंदू धर्म में जो जाप करते हैं, माला का जाप, वही जाप करने की माला को लेके वो घूमती रहती थी सफ़ेद साड़ी में, घर में यहाँ वहाँ। और साथ ही उनके जो बाल थे सिल्वर लॉक्स। सिल्वर लॉक्स मतलब बाल। सिल्वर क्यों? क्योंकि वो ग्रे हो चुके थे। ग्रे का अर्थ, अंग्रेजी में ग्रे का अर्थ होता है सफ़ेद बाल, वृद्धावस्था के बाल, उसे कहते हैं ग्रे हेयर। एंड इट वॉज ऑल स्कैटर्ड, पूरे फैले हुए बाल थे, कोई व्यवस्थित तरीके से उसमें कंघी नहीं रहती थी, और एक अव्यवस्थित तरीके से, अनटाइडली तरीके से अपने जो झुर्रीदार चेहरे में, मुरझाए हुए चेहरे में, पेल एंड पकर्ड फेस। पकर्ड फेस का अर्थ होता है अंदर धंसा हुआ चेहरा, पकर्ड, जिसमें आपके गाल अंदर धंस जाते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओल्ड वुमन, सिल्वर ग्रे हेयर, सिल्वर हेयर स्कैटर्ड ऑल ओवर, फेस इज पेल, उतरा हुआ, उदास, पकर्ड फेस दैट मीन्स अंदर उसका धंसा हुआ चेहरा, और उसके साथ ही साथ उसका जो होंठ था, लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, सेइंग समथिंग which is inaudible। inaudible मतलब जिसे सुना ना जा सके, जो सुनाई ना दे सके। वो कुछ बड़बड़ाती थी, और बड़बड़ाती क्या होंगी? वो माला को जपते हुए कुछ बोलती रहती थी। तो इट वॉज inaudible। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। ग्रैंडसन फिर कहता है कि ये सब विवरण तो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ अपनी दादी के बारे में, लेकिन फिर भी कहना होगा कि सुंदर तो थी वो। She was like the winter landscape। ठंड की जो छटा होती है पहाड़ों में, जिसमें सब कुछ सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसी मेरी माँ दिखती थी, क्योंकि सफ़ेद साड़ी पहनी रहती थी, बिल्कुल स्पॉटलेस साड़ी। स्पॉटलेस मतलब बिना दाग धब्बे की साड़ी। An expanse of pure white serenity। Please see the word, it is not expense,
एक्सपेंस माने खर्चा, EXPENSE। यहाँ है इसका स्पेलिंग एक्सपांस, EXPANSE। एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, शांति, सफ़ेद। उसका जो होराइजन था, उसका जो डिस्क्रिप्शन था, वो बड़ा सफ़ेद, शांत, एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनका जो भाव भंगिमा थी, उसमें शांति दिखती थी और संतोष दिखता था। कंटेंटमेंट माने संतोष, पीस यानी शांति, और उसके साथ ब्रीदिंग पीस विथ कंटेंट मीन माँ का जो पूरा चेहरा था बड़ा गरिमामयी हुआ करता था उस सफ़ेद साड़ी में, जब वो घर में हॉबल करती थी, यहाँ वहाँ चलती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मैंने जो आपको पूरा विवरण दिया है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, तो ये भी मेरे लिए बताना ज़रूरी होगा कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बड़े अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ दिया। कब? जब वे लोग शहर गए काम धंधे के ज़रूरत में, और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, और वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उसके बाद से हम लोग लगातार साथ साथ रह रहे। वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो हमें सुबह उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब देखिए, नाउ इन दिस पैराग्राफ, आफ्टर नरेटिंग अबाउट हाउ माई ग्रैंड मदर लुक्ड, द grandson says he comes to the next stage of life. Next stage is what? When the grandson is living with grandmother and parents away to city. ये दूसरे स्टेज की बात कर रहा है, जब ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर अकेले गांव में रह रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स शहर चले गए हैं। और वहाँ वो कहता है कि दैट वाज द टाइम व्हेन माय पेरेंट्स लेफ्ट एंड शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वहाँ भेजती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस वे। मोनोटनस मतलब एक रूपता हो, नीरसता रहती है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता। तो वो अपनी प्रेयर बोलती रहती थी इन ए वेरी मोनोटनस वे, और साथ ही मुझे तैयार करती थी। उसके बाद जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, शी होप्ड आई वुड लिसन एंड गेट टू नो दोज प्रेयर्स बाय हार्ट। ग्रैंडसन सेज दैट माई मदर वुड ड्रेस मी अप, गिव मी बाथ एंड देन ड्रेस मी अप, and while doing so she will again start those prayers in a very low voice, thinking that probably I would be listening to those poems. Grandmother शायद इस उम्मीद में वो प्रेयर पढ़ती थी कि बच्चा तैयार होते होते मेरी इस प्रेयर को सुनेगा। एंड लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट का अर्थ होता है याद करना, कंठस्थ करना, मुखाग्र करना। नो इट बाय हार्ट। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था इसलिए क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी पसंद थी। आई लव्ड हर वॉइस, मुझे आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी। लेकिन हाँ, नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसे याद करने की, कंठस्थ करने की कोशिश नहीं किया। मैं केवल सुनता था उनकी आवाज़, जो बड़ी मुझे अच्छी लगती थी। मेरे अपने ग्रैंड मदर की आवाज़ थी तो अच्छी लगती थी। मेरी अपनी ग्रैंड मदर थी इसलिए सुंदर तो लगती ही थी। मेरी अपनी ग्रैंड मदर थी इसलिए उनके स्पॉटलेस साड़ी और उनका घूमना मुझे एक एक्सपांस ऑफ माउंटेन, वाइट माउंटेन लगता था। आफ्टर गेटिंग मी रेडी शी वुड fetch my wooden slate. To fetch means what? F-E-T-C-H. To fetch means to go and bring. She would go somewhere where slate would be lying and she would bring it back. When she would bring it back, I would see that she has already washed it and plastered with yellow chalk.
पुराने समय में स्लेट में पढ़ाई होती थी और स्लेट की सफाई करना बड़ा ज़रूरी होता था और एक ज़रूरी काम रहता था। तो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो स्लेट को साफ़ करती थी, लाने के पहले मैं येलो चॉक से उसको घिसती थी और इस प्रकार मेरा स्लेट साफ़ हो जाता था। Along with the slate, she would also bring an earthen ink pot. Earthen means मिट्टी का बना हुआ, from the word earth. Earth से बनी हुई जो इंक पॉट थी, स्याही की दवात और a red pen. All of them in a bundle and hand it over to me. In other words, my mother would wake me up, give me bath, get me ready. After getting me ready, she would bring my clean slate, which has already been cleaned and applied yellow chalk on it, along with earthen ink pot and also a red ink pen. And then she would put them in a bundle, she would tie them up and give it to me. Fetch word जो शुरू में आया है, इसको याद रखेंगे, ये दो वर्ब को एक ही शब्द में कवर कर लेता है, go and bring. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ये एक राइम आपने सुना होगा जो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है. So fetch means go and bring. So my mother would fetch that thing. After that, I would be served a breakfast. After a breakfast of thick, stale chapati with butter and some sugar spread over it. उसके बाद मुझे माँ ब्रेकफास्ट में बैठाती थी और ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलता था? एक मोटी रोटी, चपाती यानी रोटी, मोटी रोटी जो स्टेल, थोड़ा बासी होती थी, पहले दिन की शायद बनी रहती थी. STALE, स्टेल माने बासी. पहले दिन की बनी हुई रोटी, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा देंगी और शक्कर थोड़ा सा फैला देती थी और उसे रोल करके फिर वो मुझे देती थी. एंड देयर आफ्टर वी वेंट टू स्कूल. She would take me to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अपने साथ वो कुछ और चपाती भी ले चलती थी. मुझे जो खिलाती थी उसी में से उसी तरह की कुछ अन्य चपातियाँ जो पहली रात की होंगी वो बच जाती थी, उसको भी लेके चलती थी. क्यों? For the village dogs. गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए. My grandmother always went to school with me. Now this is stage 2 of the story. पहले स्टेज में उसने विवरण दिया है माँ ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी, उसका भाव भंगिमा कैसी थी. दूसरे स्टेज में उसने बताया है कि पिताजी परिवार के साथ चले गए शहर और मैं दादी के साथ रहा. उस समय का रूटीन क्या था, इसका वर्णन है. अब हम तीसरे स्टेज पे आते हैं. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ एक मंदिर लगा हुआ था. इसका मतलब वो मेरे साथ इसलिए नहीं जाती थी कि मुझे सुरक्षित छोड़ना हो या कुछ हो, इसलिए विशेष रूप से जाती थी कि एक मंदिर लगा हुआ था और वो बड़ी धार्मिक महिला थी. इट मीन्स इट शी वॉज अ वेरी रिलीजियस वुमन. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. उस मंदिर में जो पुजारी था, प्रीस्ट यानी पुजारी, ही टॉट अस अल्फाबेट. वो हमें अक्षर ज्ञान कराता था, हिंदी के अक्षर ज्ञान से हमें परिचित कराता था और उसके साथ ही साथ प्रेयर भी सिखाता था. और जो हम लोग जब बैठ के ये सब करते थे एक पंक्तिबद्ध, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. While the children sat in the row on either side, see the word either side of the veranda, singing the alphabet and the prayer in chorus. I am sitting, they were sitting on either side. Either side मतलब दोनों तरफ. They were sitting, we used to sit on either side
ऑफ वेरेंडा। वेरेंडा के दोनों तरफ हम बैठते थे और क्या करते थे, अल्फ़ाबेट को ज़ोर ज़ोर से गाते थे, अक्षरों को ज़ोर ज़ोर से गाते थे और साथ ही साथ प्रेयर भी करते थे और कोरस में करते थे। कोरस मतलब CHORUS, कोरस मतलब एक साथ, ग्रुप में, एक एक करके नहीं। इन ए प्रेयर वी यूज्ड टू सिंग द प्रेयर इन ए कोरस। और जब हम ऐसा करते थे, when we used to sing prayers and alphabets, my mother would be reading scriptures inside the temple. Scriptures means धार्मिक पुस्तकें, SCRIPTURE, स्क्रिप्चर माने धार्मिक पुस्तकें। जब हम ऐसा करते थे तो हमारी माँ धार्मिक पुस्तक पढ़ती रहती थी मंदिर के अंदर। इसका अर्थ ये कि मेरी माँ जो हैं मुझे छोड़कर अपना जो उनका काम था धार्मिक क्रिया करना, वो वहाँ पूरा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों का कार्य ख़त्म हो जाता था, माँ का अध्ययन ख़त्म हो जाता था, हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी या हम लोगों का गायन ख़त्म हो जाता था, बिकॉज वी वुड सिंग व्हाट, सिंग अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल्सो द प्रेयर। तो जब ये समाप्त हो जाता था, व्हेन वी वुड फिनिश वी वुड कम बैक टुगेदर, हम दोनों फिर वापस आते थे घर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर। ऐसे समय में जब हम लोग अपनी पूजा पाठ करके उतरते थे, वापस घर की ओर चलते थे, तो जो गांव के कुत्ते थे वो हमें दरवाजे पे मिल जाते थे। और दरवाजे पे फिर क्या होता था, हमारी दादी माँ उन कुत्तों को चपाती देती थी जो लेके अपने साथ चली थी। पहली रात की जो स्टेल चपाती, स्टेल यानी बासी, पुराना, इट इज़ ए स्टेल स्टोरी। अरे दिस न्यूज़ इज स्टेल, ये जो खबर है ये पुरानी है। तो स्टेल मीन्स ओल्ड, पुराना, बासी। सो माई मदर would go on. This time the village dogs would meet us at the temple door and they would follow us to our home. हमारे घर तक जाते थे वो कुत्ते, growling and fighting. Growl करना मतलब कुत्तों का गुर्राना, उसे क्या कहते हैं, growling. कुत्तों के गुर्राने को growling कहते हैं। तो ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, और एक दूसरे से झगड़ते थे। किस लिए ग्राउल करते थे, किस लिए फाइट करते थे? रोटी के लिए, चपाती के लिए, जिसे माँ, दादी माँ फेंकती थी। दे वुड ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर फॉर चपातीज वी थ्रू एट देम। वी थ्रू एट देम, जब हम पर फेंकते थे तो उस चपाती को पाने के लिए उनके बीच में झगड़ा होता था, और ऐसा करते करते, झगड़ा करते, ग्राउल करते, खाते, वो लोग हमारे घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब हमारे माँ बाप comfortably शहर में बस गए, to settle means बस जाना। I have settled down well in my life, मैं अपने जीवन में अच्छी तरह बस गया हूँ। So when my parents settled down in the city properly, उन्होंने हमें खबर भिजवाई। To send for मतलब खबर भिजवाना, आने के लिए कहना। टू सेंड फॉर, याद रखेंगे, टू सेंड मतलब देना, लेकिन सेंड फॉर जो है, दो शब्दों से जो मिला हुआ फ्रेज है, इसका अर्थ होता है बुलवाना। सो यू सेंड फॉर मी मतलब तुमने मुझे बुलवाया। तो यहाँ पर दे सेंट फॉर अस। हु सेंट फॉर अस? दे मीन्स द पेरेंट्स हु वेर वेल सेटल्ड डाउन इन द सिटी, नाउ दे सेंट फॉर अस, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट का अर्थ क्या है? ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाए, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्षण जब सब कुछ बदल जाए। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ऐसा बिंदु, ऐसा क्षण, ऐसा काल, ऐसा घटना, ऐसा मौका जो आमूल चूल परिवर्तन ले आए। So the grandchild says that when he was called along with his grandmother to the city, it was a turning point in our friendship. किस मामले में टर्निंग पॉइंट बना?
हमारी मित्रता के मामले में, हमारी मित्रता मतलब किनके बीच की, ग्रैंडसन एंड द ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन की दादी माँ के साथ जो मित्रता थी, जो बचपन से बढ़ रही थी, पनप रही थी, वह मित्रता में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया। आगे जरा देखें क्या हुआ। Although we shared the same room, although means यद्यपि, यद्यपि हम लोगों ने एक ही कमरे में रहना शुरू किया। शहर में जब हम आए, the house where we lived, in that house, my father gave me and my dadi, my grandmother, the same room. So we shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. एक परिवर्तन मैंने देखा, और ये टर्निंग पॉइंट की शुरुआत। क्या परिवर्तन? यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे शहर में आने के बाद भी, लेकिन अब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी।